नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करते हैं किसानों के प्रदर्शन की, किसानों के प्रोटेस्ट की। तो पंजाब के किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों को रोकने के लिए जो है फूल भी फेंके गए हैं और आंसू गैस के गोले भी उन पर दागे गए हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र, हालांकि देखिए अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। बड़ी खबर है ये। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली जाने पर अड़े किसानों पर पंजाब से लगती हरियाणा की सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें कुछ किसानों के जख्मी होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया। पंजाब के किसान नेता पंडेर ने कहा कि कम से कम 8 किसान जख्मी हुए। उनमें से एक को चंडीगढ़ के चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान ले जाया गया है। साथ ही किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखिए, अब तस्वीर भी आपको मैं दिखाई और देखिए किस तरीके से पंजाब के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा और इस बीच पुलिस ने जो कर सकती थी वो तमाम चीज़ें की। पहले पानी की बौछार की, भगदड़ से किसान घायल भी हुए जिसकी संख्या लगभग 10 बताई गई है। आपको बता दें कि फूलों के बाद आंसू गैस के गोले बरसाए तो किसानों के बीच में भगदड़ मच गई। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा बॉर्डर पर 2 दिन पहले पुलिस से हिंसक झड़प के बाद किसानों ने रविवार दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की और इस बीच आपको बता दें दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा तो वो दिखा नहीं सके। तो आपने पहले भी कहा था हमने किस तरीके से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाने की कोशिश थी, उसके बाद 101 जो किसानों का जत्था था वो रवाना हुआ दिल्ली के लिए और कहा कि देखिए अब पैदल मार्च ही करेंगे। तो फिलहाल देखिए पुलिस ने सूची के आधार पर वेरिफिकेशन के लिए बोला तो किसानों ने इनकार किया। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर फूल बरसाए। पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर किसान पीछे हटने को तब भी तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद आपको बता दें कि नारेबाजी करने गए। हालात इतने बिगड़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 10 किसान घायल हुए। किसानों ने बैरिकेड्स और तार तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछार मांगी। अब देखिए आज क्या होगा जरा ये भी जान लीजिए। आज आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार जाने नहीं दे रही किसानों को। तो किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करना चाहते हैं हम, सरकार हमें जाने नहीं दे रही है, हम इनकार किया जा रहा है। सोमवार को बॉर्डर पर बैठक बुलाई है, इसके बाद दिल्ली पर कूच का फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात यह है किसानों को 3 हिदायतें यहां पर दी गई हैं। देखिए दिल्ली कूच कर जत्थे को किसान नेताओं ने 3 हिदायतें दी थी। पुलिस उकसाएगी लेकिन गुस्सा नहीं करना और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। फिलहाल आपको बता दें कि आज भी इंटरनेट बंद है। अंबाला प्रशासन ने 11 गाँव में इंटरनेट सेवा को बंद करवा दिया है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है जो किसान की खबर है। और इस बीच देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं साझा आपके साथ कर लेती हूँ। तो देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों ने बाकायदा यहाँ पर अगर हम देखें उन पर पुलिस ने फूल बरसाए, लेकिन अगर आप किसानों की बात माने तो उनका कहना है कि फूल उन पर बरसाए गए हैं, फूलों में केमिकल था, उन्हें चाय बिस्किट खिलाए गए, उसके बाद आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए जिसकी वजह से किसान जख्मी हुए। इस बीच जो किसान नेता हैं उन्होंने कूच पर निकले जत्थे को चश्मे और मास्क बांटे थे ताकि आंसू गैस के गोलों के जहरीले धुएं और मिर्ची स्प्रे से वो खुद को बचा सके। इस बीच देखिए पहचान पत्र को लेकर भी बहस हुई थी जमकर, हमने आपको दिखाया भी था कल। किसानों के शंभू सीमा पर पहुंचने के बाद पहचान पत्र दिखाने को लेकर हरियाणा पुलिस और किसानों में बहस हुई थी। पुलिस पहचान पत्र देखने पर अड़ी रही जबकि किसानों ने कहा कि पहले जत्थे को आप जाने दें फिर आईटी दिखाएंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके पास जो सूची है जत्थे में वो किसान है ही नहीं। पुलिस ने किसानों से दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने संबंधी दिल्ली पुलिस का अनुमति पत्र भी मांगा। जिस पर किसानों ने यह भी कहा कि आप बताइए आप पंजाब सीमा में क्या करें, आप हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो ये जो बहसा बहसी है ये जमकर हुई। इस बीच एक अहम बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से जो अवरुद्ध राजमार्ग है उनको खाली कराने के लिए केंद्र और अन्य एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की गई है। पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, अपील की है और कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि आंदोलन से राजमार्ग और रेलवे ट्रैक अवरुद्ध ना हो, इनमें किसी तरह की दिक्कत आम लोगों को ना हो। अब देखिए किसान नेता पंडेर ने कहा कि रबड़ गोलियां चलाई हैं, कई लोग गंभीर हुए हैं और केंद्र से वार्ता के भरोसे पर एक दिन टाला है कूच। तो अब एक दिन और ये जो कूच है टाल दिया गया है, लेकिन अभी आप ये समझिए टाला गया है, ऐसा नहीं है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हट गए हैं।
वो ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार आगे बढ़े, उनसे बातचीत करे, पेशकश करे बातचीत की, और वो जो संवाद जिसकी कमी वो बता रहे हैं। हालांकि देखिए पहले भी हमने देखा किसान आंदोलनों के दौरान बातचीत हो चुकी है सरकार से, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे मौजूदा स्थिति में तो किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार से मिली हुई है, वो किसानों की हिमायती तो बनती है लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रहे। हरियाणा सरकार के लिए भी कहा जा रहा है कि देखिए हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों ने हमसे कहा कि आप अपने वाहनों को छोड़ दीजिए, आप अकेले चले जाइए पैदल मार्च करते हुए, आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा। हरियाणा सरकार भी हमारी सुध नहीं ले रही और केंद्र सरकार भी हमसे बातचीत को तैयार नहीं है। तो ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ? अब किसान इस भरोसे में एक दिन उन्होंने टाल दिया है और अब वो चाह रहे हैं कि हमसे आगे बढ़कर बातचीत की जाए, हमारी डिमांड्स को सुना जाए, उन्हें कंसिडर किया जाए, उन्हें माना जाए, तब जाकर किसान जो हैं वापस लौटेंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए बात होगी महाकुंभ की, तो 45 दिन में चलेगा महाकुंभ। देखिए 13,000 ट्रेनें इस बीच चलाई जाएंगी, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो 45 दिन में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। तो महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पे होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए ये अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है। देखिए 2025 का महाकुंभ आने वाले वक्त में नई पीढ़ी के लिए धर्म, संस्कृति के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। ये महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा। यानी कुंभ मेला पूरे के पूरे 45 दिनों तक अनवरत चलेगा। तो देखिए आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं खबर और मेरे हाथ में भी ये अखबार है। आप देख रहे हैं महाकुंभ में 45 दिन में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। तो देखिए ये उस व्यवस्था का हिस्सा है जिस व्यवस्था की बात हो रही है। चूंकि महाकुंभ है तो बहुत सारी तैयारियां हैं। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली बार लगाए जाएंगे ट्रेनों के दोनों ओर इंजन। अब ये सब चीजें जो हो रही हैं वो यात्रियों की सुविधा के लिए हो रही हैं। 45 दिन में 13,000 ट्रेन चलाई जाएंगी, 3,000 विशेष ट्रेन रहेंगी, 10,000 ट्रेन जो है वो नियमित है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं रेल मंत्री संडे को, और उसके बाद पहले वाराणसी फिर प्रयागराज में उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग रेल सर्कल बनाए गए। इनमें वाराणसी प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या काशी, प्रयागराज सर्कल शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों के 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। इस बीच ये भी जानकारी आपसे साझा कर ले कि लाइन में लगे बिना टिकट जो है वो दिया जाएगा। रेलवे यात्रियों को बिना लाइन में लगे जनरल टिकट मिलेगा। सभी स्टेशन के आश्रय स्थल और जो वेटिंग हॉल्स हैं वहां पर रेलकर्मी मोबाइल टिकटिंग मशीन के माध्यम से टिकट उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यात्री जनरल टिकट जो है वो ले पाएंगे। 554 अनारक्षित टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए अयोध्या भी स्वागत को तैयार है। श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे 3,000 क्षमता का आश्रय स्थल। तो महाकुंभ से विशेष अतिथियों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, ये भी जाहिर है। इनके लिए 3,000 की क्षमता का आश्रय स्थल बनाया गया। ठहरने के लिए इंतजाम किए जाएंगे और रंग बिरंगी लाइटों से जो है सजावट भी की जाएगी। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि 6 एरो ब्रिज वाला पहला एयरपोर्ट होगा प्रयागराज। तो महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट सूबे में सर्वाधिक 6 एरो ब्रिज वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। महाकुंभ तक देश के 25 शहरों से यहाँ की सीधी हवाई कनेक्टिविटी जो है वो भी हो सकती है। अगले महीने एयरपोर्ट से विमानन कंपनी एयरलाइंस एयर और इंडिगो कई शहरों के लिए सीधी विमान सेवा भी शुरू करने वाली है। तो बहुत सारी देखिए इन्फॉर्मेशन इसमें है जो कि आपको बताते भी रहेंगे। 12 भाषाओं की बुकलेट भी तैयार की गई है। कितनी भव्य तैयारियां इसके मद्देनजर की जा रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है महाकुंभ में मोनिका, देश विदेश से तमाम श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि हर 12 साल के बाद ये भव्य आयोजन होता है। और इसको लेकर आपको याद होगा कि एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, महाकुंभ एक जिला घोषित कर दिया है। जब तक महाकुंभ चलेगा 45 दिन तक, वो उस जगह को उस नाम से ही जाना जाएगा। इस बीच देखिए एक इंटरेस्टिंग तैयारी आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल कर्मी जो जैकेट वेयर करे होंगे, उस वक्त पहने होंगे, उन पर QR कोड होगा
और स्कैन कर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक नई व्यवस्था थी। देखिए, रेलवे ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 5,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया गया है। वहीं महाकुंभ के 3,000 स्पेशल के साथ लगभग 13,000, यानी कि 3,000 तो ठीक है, 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। तो लगभग आपको बता दें 2019 में जो कुंभ हुआ था उसमें 7,000 ट्रेनों के लगभग ये दोगुनी संख्या, चूंकि इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ और भी ज्यादा इस बार भव्य होगा और भी ज्यादा विशाल होगा। 13,000 रेलकर्मी, 10,000 जीआरपी तैनात किए जाएंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि कुंभ के लिए रेलवे सुरक्षा बल के तकरीबन 8,000 जवान, जीआरपी के 10,000 जवान, 13,000 रेल कर्मियों को दूसरे जिलों से लाकर प्रयागराज में तैनात किया जाएगा। इन कर्मचारियों को अलग अलग प्रदेशों से बुलाया गया है, अलग अलग भाषा के क्षेत्रों से बुलाया गया है, जिससे कि वो श्रद्धालुओं की मदद कर पाएंगे। इसके साथ ही बहुभाषी बुकलेट तैयार की गई है, जैसा कि मोनिका भी आपको बता रही थी। अलग अलग भाषाओं में गाइड उनको मिल पाएगी। तो फिलहाल देखिए, अब पूरा यदि आप देखेंगे कि कितना इसमें खर्चा, तो फिलहाल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए महाकुंभ के रेलवे ने तैयार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। 48 नए प्लेटफॉर्म इस बीच बनाए जाएंगे। 21 FOB होंगी, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज तैयार किए जाएंगे। 706 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें चलाने की तैयारी है। देश के लगभग 50 शहरों से महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। तो आप समझिए कितना भव्य होगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में हुआ गया था, तब कहा गया था लगभग 7,000 ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन अब जस्ट डबल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी कि कोशिश वही है, सरकार की मंशा वही, कि जो श्रद्धालु आएंगे चाहे वो देश विदेश से आए, उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पीएम मोदी जो है वो लगातार, अगर हम देखें किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, और उनकी उपस्थिति में बड़े उद्योगपति कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं भी। आज जापान, ब्राजील, डेनमार्क सेशन जो है वो होगा। दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र है, क्योंकि आज से शुरू हो रहे हैं राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन। और देखिए, ये सम्मेलन शुरू हो रहा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक आधिकारिक स्टेटमेंट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उद्घाटन भाषण देंगे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 32 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें 17 देश पार्टनर कंट्री होंगे। सम्मेलन में भाग लेने वाली 34 देशों में 17 देश पार्टनर कंट्री हैं, जिनमें डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड शामिल हैं। बाकी देश जो विभिन्न क्षमताओं में इस इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेशल्स, चाद, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पैराग्वे और जिम्बाब्वे शामिल है। तो कितना बड़ा ये इवेंट है ये आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बड़े उद्योगपति जो हैं वो बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी घोषणाएं, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। जिस तरह से मैं आपको बता रही लगातार कि कितने 17 देश हैं जो कि पार्टनर कंट्री हैं, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, और 34 देशों में 17 देश पार्टनर कंट्री है, तो कुल 34 देश के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो भी किया जाएगा। आज से शुरू हो रहा है राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, और प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री। और इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जाहिर तौर पर, चूँकि राजस्थान में हो रहा है इसलिए बड़ी भूमिका है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है ये, जिसमें 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। 17 देश, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि वो पार्टनर कंट्री हैं, और बहुत सारे देश इसमें हैं। तो देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि जो तमाम देश हैं ये किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहेंगे भारत में, और किस तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या क्या अवसर भारत के लिए निकलते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है मोनिका, चूँकि 10 साल में देखा होगा किस तरीके से विश्व पटल पर भारत की एक अलग ही छवि विकसित हुई है। और यदि हम
तमाम देशों का जिक्र करें, चाहे वो एशियाई देश हों या फिर यूरोपीय देश हों, सभी यदि हम देखें व्यापार को लेकर एक बड़ा कह सकते हैं कि मार्केट मानते हैं कहीं ना कहीं इंडिया को, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, जिसमें लगातार मोनिका भी आप तक जिक्र करे थे, एक बार फिर से आपको बता देते हैं 32 देश इसका हिस्सा होंगे। 6 महीने में लगभग 30 लाख करोड़ से अधिक MOU साइन किए जाएंगे। तो PM मोदी की उपस्थिति में बड़े उद्योगपति आ सकते हैं, बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, जो कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज जापान, ब्राज़ील, डेनमार्क का सेशन होना है। 17 देश पार्टनर हैं। अडानी, बिरला, अनिल अग्रवाल, महिंद्रा समेत कई उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। कल आपको बता दें, कल प्रवासी राजस्थानियों पर चर्चा हुई थी। समिट के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कल किया जाएगा। आज आपको बता दें कि गेट टुगेदर होगा, मिलने का कार्यक्रम होगा। कल यहाँ पर चर्चा का कार्यक्रम शुरू होगा। दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना, ये उनका मकसद है। इस बीच समन्वय को बढ़ाना ये उद्देश्य है। और इसके अलावा लगभग 2:30 बजे समानांतर सेशन होंगे। मलेशिया, जर्मनी, USA, सिंगापुर, कोरिया और इस सांस्कृतिक आयोजन जयमहल पैलेस में किए जाएंगे। तो फिलहाल देखिए 3 दिन तक MSME कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें समिट के तीसरे दिन बुधवार सुबह 10 बजे MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए इसमें एंट्री होगी, इसके लिए लगभग 7:30 बजे से आपको बता दें कि इसमें रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो देखिए ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि देश के लिए भी सुअवसर है, जिसमें राजस्थान की तो गति को पहिए मिलेंगे ही, आधार मिलेगी ही, और देश के लिए भी, उसके हेल्थ के लिए, और यूँ कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक बहुत अच्छी ये खबर मानी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बॉर्डर पर ड्रोन की बड़ी समस्या। देखिए आपको बता दें, इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी, ये अमित शाह ने कहा। और दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानी जाती है, और यही वजह है कि सीमा से जब किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृहमंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती। यही भरोसा रहता है कि हमारे जवान BSF के जवान हैं और उससे अवश्य ही निपट लेंगे। अजय भारत का विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों में पैदा हुआ। इसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए जवानों को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार भी नहीं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल BSF के 60वां स्थापना दिवस राइजिंग डे परेड में शामिल हुए थे। उनके सामने जवानों श्वान टीम ने एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए थे। और इसके पहले गृह मंत्री को बजे BSF की जीप में STC स्थित परेड ग्राउंड के मुख्य मंच तक लाया गया था। बिल्कुल, तो देखिए इस खबर का जिक्र दैनिक भास्कर में हुआ है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पश्चिमी सीमा पर बढ़ती ड्रोन की घुसपैठ को लेकर पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने चिंता व्यक्त की है। मौका था BSF के 60वें स्थापना दिवस पर। जब शाह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि समस्या देखिए धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। उन्होंने इसके लिए BSF, रक्षा मंत्रालय, DRDO समेत शोध में जुटे तमाम विभागों ने लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाई है। तो देखिए तकनीक बना ली गई है। प्रायोगिक स्तर पर इसे पंजाब से सटी सीमा पर 55% ड्रोन गिराए गए हैं, जो पहले 3% के आसपास थे। और साथ साथ ये भी कहा है कि हम कुछ वर्षों में एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट बनाएंगे। समारोह में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी मौजूद थे। BSF के DG भी आए हुए थे और तमाम बड़े अधिकारी और अफसर जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। देखिए गृह मंत्री ने कहा कि BSF के जवान जीवन का स्वर्णिम काल परिवार, बच्चों से दूर, -40 डिग्री और +45 तापमान में सीमा की सुरक्षा के लिए बिताते हैं। इनका बलिदान देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, अमर है और इसे कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। 140 करोड़ लोगों के मन में अजय होने के विश्वास का पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हमारे जवानों को जाता है। तो देखिए इस मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। ड्रोन के बारे में तो उन्होंने कहा ही, साथ साथ उन्होंने जवानों के कंट्रीब्यूशन को लेकर भी उनकी हौसला अफजाई की, उनकी पीठ थपथपाई।
उन्होंने कहा कि यही एक विश्वास है सबके मन में, जिस वजह से हम अपने घरों में खुलकर सांस ले पाते हैं, रात को चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, वो सुरक्षित हैं। वहाँ पर हमारे देश के जवान मौजूद हैं जो कि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हम चैन से सो सकते हैं, खुलकर सांस ले सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। देखिए, गृह मंत्री जब इस आयोजन में पहुंचे तो उन्होंने पदक और ट्रॉफियां भी बांटी। गृह मंत्री ने बल के जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक, सेवारत और रिटायर्ड जवानों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्थापना दिवस में देखने को मिली हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस बीच इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिस्टम का जो लाभ है वो दिख रहा है। इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान 2289 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर से सटी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है विस्परिंग इंटीग्रेटिंग बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर तेज़ी से अब काम किया जा रहा है, जो कि इसको और भी डेवलप किया जाएगा। बांग्लादेश और भारत इंटरनेशनल बॉर्डर में नदी सीमा पर स्थापित CIBMS के प्रभावशाली परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें प्रोग्रेस की, कुछ सुधार की ज़रूरत है, जिसको आगे भी ठीक तरीके से किया जाएगा। देखिए, गृह मंत्री ने घोषणाओं के लिए जल्द ही भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए का व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट का गठन करने की बात भी कही है। ड्रोन का खतरा गंभीर होता जा रहा है, इसे रोकने के लिए देश एक समग्र रणनीति अपना रहा है। तो जो त्रुटियां हैं, जो लूप होल्स हैं इस तकनीक में, उन लूप होल्स को, उन कमियों को न सिर्फ सुधारा जाएगा बल्कि उनको और भी विकसित किया जाएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह ने मेक श्योर किया है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे कुछ खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सोनिया सोरोस संगठन से जुड़ी हुई हैं। ये बीजेपी का बड़ा आरोप है, स्वतंत्र कश्मीर का समर्थक है संगठन। तो NBT और अमर उजाला अखबार ने अलग अलग तरीके से इस खबर को छापा है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सह अध्यक्ष के तौर पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDLAP फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा संगठन है जो अलग कश्मीर का समर्थन करता है। यही नहीं, इसे हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से पैसा मिलता है। बीजेपी की ओर से एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके कहा गया कि सोनिया गांधी कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को बखूबी दर्शाता है। पार्टी के मुताबिक सोनिया के राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्त पोषण के प्रभाव को दर्शाता है। तो फिलहाल देखिए, सोनिया ऐसे संगठन से जुड़ी हुई हैं जो सोरोस से मिल रहा है धन। और ये देखिए, पहली मर्तबा आरोप नहीं लगे हैं। इस तरह के आरोप मोनिका कई दफा जो हैं वो कांग्रेस पर लग चुके हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बाकायदा अगर हम देखें, एक के बाद सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पर, उन पोस्ट के जरिए एक के बाद एक निशाने जो हैं वो बीजेपी की तरफ से जो है साधे गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो देखिए, भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस अध्यक्ष के तौर पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDLAP फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। और ये जो संगठन है, अहम बात यह है कि इसने अलग कश्मीर का समर्थन किया है। यानी कि क्या सोनिया गांधी भी अलग कश्मीर का समर्थन करती हैं, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से पैसा मिलता है, ये एक बड़ी बात है। देखिए, रविवार को एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं और सोनिया और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानने के विचार के समर्थक संगठन के बीच संबंध भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। भाजपा के मुताबिक सोनिया के राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई है, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्त पोषण के प्रभाव को दर्शाता है। भाजपा ने कहा कि अदानी पर राहुल गांधी के हमलों का सोरोस की फंडिंग से चलने वाली मीडिया पोर्टल OCCRP पर सीधा प्रसारण भी किया गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के विकास को रोकने की कोशिश है, भारत की इकॉनमी को कमजोर करने की कोशिश है। तो देखिए, पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोरोस का को पुराना मित्र बता चुके हैं।
ये आप रिश्ते समझिए। भाजपा ने आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब एक दिन पहले अमेरिका ने उनके इन आरोपों को खारिज किया था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय से वित्त पोषित संगठन और वॉशिंगटन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े तत्व भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा गया है। शशि थरूर ने पलटवार किया कि ये भी बता दूं, उन्होंने कहा कि भाजपा ना तो लोकतंत्र को समझती है ना ही कूटनीति को समझती है। तुच्छ राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस और जीवंत स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों के महत्व को ये भूल जाते हैं। ये हमलावर व्यवहार भारत के लिए शर्म की बात है। तो एक दूसरे पर हमलावर हैं और सबसे अहम बात ये हो जाती है कि ये कह दिया गया इनडायरेक्टली कि देखिए, एक तो आप अलग कश्मीर चाहते हैं, दूसरा ये कि आप भारत के विकास को कमज़ोर कर रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। क्योंकि आपने देखा होगा मोनिका, जिस तरीके से अभी चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर लगभग 10 साल के बाद, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी हुई थी और जाहिर सी बात है जो उनके मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि धारा 370 को हटाया जाए। तो फिलहाल देखिए, और ये भी कहा गया था, आपको याद भी होगा इस बाबत किस तरीके से विधानसभा सत्र जो जम्मू कश्मीर का चला था, जब बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। तो दबी जबान में कांग्रेस जो है इसका समर्थन जरूर करती है, हालांकि खुलकर कांग्रेस अभी सामने नहीं आई है। हालांकि बीजेपी का जो आरोप है कई मायनों से गंभीर माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा कि ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। तो एक संस्था का जिक्र किया, सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग वाले एक संगठन से जुड़े हुए हैं और ये कहा गया है कि आप कभी ये चाहते ही नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो जाए या वो हमारा ही हिस्सा रहे। आप हमेशा उसको अलग थलग निगाहों से देखना चाहते हैं और जो आप विदेशी ताकतों को बढ़ावा देने के दरमियान ये तमाम बातें सामने आई। फिलहाल इसको लेकर अब वार प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मोनिका। बिल्कुल, देखिए, आप में बगावत देखने को मिल रही है। 67 ने दिया इस्तीफा, कहा है बिट का समर्थन नहीं करेंगे। दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र है। तो एक तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले आप देखिए सियासी सरगर्मियां किस तरह से हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी माहौल गरमाने लगा है। 10 साल में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर की काट के तौर पर अपने 20 से 30 उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की रणनीति अपना रही है, जहां उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है। आपकी ये रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि तिमारपुर सीट से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे के टिकट कटने की आशंकाओं के चलते उनके समर्थकों ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। तिमारपुर में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक आम आदमी पार्टी के 67 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया है। देखिए, आप में बगावत है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, साल के पहले ही महीने यानी कि जनवरी में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर अब कशमकश की स्थिति आम आदमी पार्टी में लगातार बनी हुई है। फिलहाल आप में बगावत 67 ने इस्तीफा दे दिया है, कहा बिट्टू का समर्थन नहीं करेंगे। तो दिलीप पांडे का टिकट काटने की आशंका से जो तमाम कार्यकर्ता थे वो बेहद खफा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। 10 साल पर सत्ता पे काबिज है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए ये विधानसभा चुनाव यूँ कह सकते हैं इसकी राह आसान नहीं होगी। दो तरह की परेशानियां हैं। एक तो भीतर घात जो इस वक्त आम आदमी पार्टी में लगातार छाया हुआ है, दल बदलने की जो इस वक्त होड़ मची हुई है उसको पार पाना होगा। दूसरी बात, एक कथित शराब नीति के घोटाले में अमूमन आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं। अपनी छवि को दुरुस्त करना है और जनता के बीच में उस छवि को लेकर जाना भी है, जो हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर भी रहे हैं। लेकिन समस्या है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो चेहरे हैं वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, सत्ता विरोधी लहर काट के तौर पर 20 से 30 उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की रणनीति अपना रही है, जहां उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है। तो फिलहाल देखिए, आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आम आदमी पार्टी छवि के आधार पर टिकटों का बंटवारा करेगी, ये पहले से ही साफ हो गया। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से जब ये कहा गया था कि
अब हम जो लड़ेंगे वो एक नई रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जिनकी छवि जनता के बीच में अच्छी होगी, हम उनको टिकट देंगे। इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता कि वो आम आदमी पार्टी के हों या फिर बीजेपी से आए हुए हों या कांग्रेस से आए हुए हैं, हम उनको टिकट देंगे। यही एक जो है वो नाराजगी की वजह जो है आम आदमी पार्टी के भीतर बन चुकी है। फिलहाल आपको बता दें, तीमारपुर सीट से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे के टिकट काटने की आशंकाओं के चलते समर्थकों ने बगावत के सुर अख्तियार कर दिए हैं। यमुना पार की 3 विधानसभा सीटें हैं, गोंडा, रोहतास नगर और शाहदरा पर भी प्रत्याशियों के चयन का विरोध अब शुरू हो गया। 67 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। तो फिलहाल अब देखना होगा, केजरीवाल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन अब पार्टी उसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी का यही कहना है, देखिए 10 साल हो गए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वही चेहरे सामने आए जो जनता के बीच में अपनी छवि को साफ सुथरा रखते हैं, जो जिताओ भी हों। बिल्कुल। और दिल्ली विधानसभा में कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए होगी। एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है पार्टी और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। अब आप देखिए, अपनी ही पार्टी में अगर आप बगावत देखेंगे तो नतीजे क्या होंगे। बीजेपी हर एक एंगल पे घेरी, रोहिंग्याओं का मुद्दा आपको याद होगा, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी हमेशा कटघरे में आम आदमी पार्टी को खड़ी करती है। देखिए, इस पर भी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया, आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ट्वीट का हवाला दिया भाजपा पर। रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप उन पे मड़ा और भाजपा उन पे आरोप पड़ रही है, तो ये एक चुनौती होगी। और देखिए, इस बीच हमेशा ये अरविंद केजरीवाल के बारे में मानिका कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पार्टी बनी और किस तरीके से भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गई। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि डबल मेहनत है आम आदमी पार्टी के लिए। 10 साल से अब सत्ता पे काबिज है, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। 10 साल में एमसीडी भी उन्हीं के पास है और उसके बाद दिल्ली में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब आप किस पर वो आरोप मढ़ेंगे, यही बात है। अब देखने वाली बात होगी। ये बहुत कह सकते हैं कि दुविधा वाली बात भी है और राह आसान नहीं है विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जो विपक्ष है पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और मजे की बात है, बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी उनके अपोजिट खड़ी हुई है। तो यहाँ पर डबल चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जरूर हो जाती हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर आज उतरेगा व्यावसायिक विमान। जी देखिए, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक और मील का पत्थर स्थापित करने वाला है, जब एयरपोर्ट के रनवे पर पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड करेगी। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि डीजीसीए से हरी झंडी के बाद रनवे ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज सुबह 11 बजे ट्रायल का समय रखा गया है। नायल के अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। रनवे पर विमान की लैंडिंग व टेक ऑफ के जरिए ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको बता दें कि ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। और देखिए, एशिया का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर ये तैयार होगा। देखिए, अमर उजाला में भी छपी है और दैनिक जागरण में भी इसका जिक्र है। मैं आपको दैनिक जागरण दिखा रही हूँ और स्क्रीन पर भी आप खबर देख रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट पर आज पहली दफा उतरेगा विमान। तो ये नोएडा वासियों के लिए भी बहुत अहम खबर हो जाती है। सुबह 11 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान दिल्ली से पहुंचेगा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने से पहले विमान एयरपोर्ट के ऊपर 1.5 से 2 घंटा घूमेगा। 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा एआई का कमर्शियल विमान। दिल्ली से 15 दिसंबर तक ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो देखिए, अप्रैल से पहले फेज़ की शुरुआत हुई है, 1, 2, 3, 4 फेज़ में। और जैसे कि बताया जा रहा है, नोडल अधिकारी ने जिस तरह से जिक्र किया, उन्होंने बताया कि सोमवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे के तकरीबन एयरपोर्ट पर विमान उतरने का ट्रायल होगा। एआई का एक विमान एयरपोर्ट के सभी उपकरणों और रडार सिस्टम की जांच कर रनवे पर उतरेगा। एयरड्रोम लाइसेंस के लिए इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को विमान उतारने का ट्रायल होगा। सुबह 11 बजे ट्रायल का वक्त रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। इससे पहले विमान 1.5 से 2 घंटे एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भी भरेगा। इस दौरान जो डेटा इकट्ठा होगा उसका विश्लेषण कराने का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को उपलब्ध कराया जाएगा। 15 दिसंबर तक ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए में
एरोड्रोम के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। विमान को लैंडिंग की अनुमति के साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने रनवे पर अन्य सुरक्षा उपकरणों का जायजा भी ले लिया है। और देखिए बहुत बड़ी बात मोनिका ये भी है कि वाटर कैनन से सलामी दी जाने वाली है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये हम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये भव्य एयरपोर्ट बन के तैयार होने वाला है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देखिए ये बहुत गौरवान्वित करने वाला पल भी हम कह सकते हैं नोएडा वासियों के लिए भी होगा, हमारे भी बहुत नियर बाय हो जाएगा जब ये एयरपोर्ट खुल जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें ट्रायल से पहले डीजीसीए ने टीम का निरीक्षण किया, बाकायदा एक एक चीज़ को बारीकी से समझा, जांचा, परखा और 3900 मीटर लंबा पहला रनवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो फिलहाल आपको बता दें फ्लाइट वैलिडेशन डेटा के आधार पर अब इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिलहाल एयरपोर्ट ने रनवे पर सोमवार को फुल मोड ट्रायल शुरू हो रहा है। AFI का विमान उड़ान भरकर सभी उपकरणों पर रडार सिस्टम की जांच रनवे पर लैंड करेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल अच्छी खबर है नोएडा वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो नोएडा के आसपास ही रहते हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर कहें, ये जानकारी कहें, वो आपको बता दें बोर्ड से जुड़ी हुई। प्रदेश के 8140 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रदेश भर के 8142 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सूची पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद परीक्षा केंद्रों की लिस्ट में 485 नए केंद्र शामिल किए गए हैं। इन पर फिर से आपत्तियां मांगी गई हैं। अंतिम सूची 7 दिसंबर को जो है जारी हुई है। हालांकि देखिए केंद्रों की संख्या में अब किसी तरह के फेरबदल की उम्मीद नहीं है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार 123 केंद्र कम है क्योंकि हाई स्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या भी कम हुई है। इस बार हाई स्कूल में 2,56,490 परीक्षार्थी घटे हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 1,63,667 परीक्षार्थी बढ़े हैं। कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो 92,823 परीक्षार्थी कम हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में कुल 55,25,342 परीक्षार्थी थे, जबकि 2025 की परीक्षा के लिए 54,32,519 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची पर 6 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। बोर्ड 7 दिसंबर को केंद्रों की अंतिम सूची जारी करने की तैयारी में है। इससे पूर्व यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन माध्यम से 7,657 केंद्रों का चयन करते हुए लिस्ट जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। सभी जिलों के DEOS के माध्यम से आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अब 8,142 केंद्र निर्धारित किए गए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए प्रदेश के 8,140 केंद्रों पर अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच देखिए छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए कोई डिप्रेशन ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी छात्रों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भविष्य के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से डिप्रेशन आपको ना हो, अपने मानसिक संतुलन का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये मात्र परीक्षा है लेकिन आपको ज़िंदगी में और भी कुछ करना है। तो फिलहाल देखिए प्रशासन तैयार है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं और इसी को लेकर जो और भी सेंटर्स हैं बनाए गए हैं जिससे कि जो परीक्षार्थी हैं उनको दिक्कतों का सामना आगे न करना पड़े। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं मोनिका। बिल्कुल, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात करेंगे मिस्त्री। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। विदेश सचिव विक्रम बांग्लादेश का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। विक्रम अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मिस्री 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। उधर मिस्री की यूनुस से संभावित मुलाकात से पहले मोदी सरकार विरोधी और दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में से एक अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के बनाए संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष
मार्क वेलॉच ब्राउन ने रविवार को ढाका में यूनुस से मुलाकात की। देखिए, बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा पर बात होगी और इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीधी सीधी बात होगी, आमने सामने बात होनी है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेश ने कई मोर्चों पर उनके खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में अगरतला में उप उच्चायोग में तोड़फोड़ मामले में भारतीय कार्रवाई के बावजूद बांग्लादेश ने इसे बंद करने के साथ ही कोलकाता अगरतला के उप उच्चायुक्तों को वापस लाने का निर्देश दिया है। पर भारत पर अल्पसंख्यकों के मामले को तूल देने का आरोप भी लगा रहा है। गतिरोध को दूर करने की उम्मीद है। ये बांग्लादेश की बात हो रही है। देखिए, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि दोनों देश रिश्तों में आए गतिरोध को दूर करने में सक्षम होंगे। और उनकी टिप्पणी मिस्र की ढाका यात्रा से पूर्व आई हुसैन ने कहा कि आपसी संवाद कायम करना बहुत लाजमी है और इसी को लेकर विदेश जो सचिवों की बैठक है, जो वार्तालाप है, वो कई मायनों में खास होने जा रही है। तो अंतरिम सरकार बनने के बाद आज पहली बार ढाका के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री रवाना हो रहे हैं। और देखिए, आपको याद ही होगा किस तरीके से जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बात होना लाजमी है, ज़रूरी भी है। लेकिन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तमाम विदेश सचिव मिलकर आपस में बात करके क्या कुछ निर्णय निकालेंगे, इस पर क्या कुछ सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं सीरिया की। सीरिया में असद शासन का अंत हो गया है, देश छोड़कर भाग गए हैं। 24 साल लंबे शासन को खत्म कर देश पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है, हालांकि अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर भी एक हेडलाइन दिखा रहे हैं किस तरह से असद शासन का अंत हुआ है, देश छोड़कर भाग गए राष्ट्रपति बशर अल असद और अपथ करने वाले सीरियाई विद्रोहियों के समर्थकों एथेंस में सीरियाई दूतावास में घुस गए हैं। छत पर विद्रोही झंडा भी फहरा दिया है। देखिए, हर एक अखबार ने इस खबर को जगह दी। वाकई बहुत बड़ी खबर है ये। 3 तस्वीरें भी इसमें किस तरीके छापी गई। राजधानी दमिश्क के कब्जे में आते ही तख्ता पलट हो गया। 53 साल पुराना शासन 11 दिन में ही जमींदोज कर दिया गया है और सीरिया में नया युग शुरू हुआ है। असद भाग गए हैं, देश विद्रोही को कब्जे में आ गया है, राष्ट्रपति भवन को लूट लिया गया है। तो प्रधानमंत्री जलाली और सेना का सरेंडर है, ईरान का किनारा हो गया है। फिलहाल सीरियाई सेना के हथियार टैंकों के साथ सड़कों पर जश्न मनाता हुआ नजर आया। तो पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा को पैरों से रौंदा हुआ है तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है। दमिश्क में आर्मी टैंक पर चढ़कर सीरियाई जो है जश्न मनाते नजर आए। राष्ट्रपति भवन से झूमा उतारता विद्रोही भी देखा गया। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, देर रात रूस का ऐलान हुआ है कि असद उनके परिवार ने को हमने शरण दी है। तो दमिश्क भागने के बाद असद लापता थे, उनकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई थी। हालांकि 16 घंटे के बाद रूस की न्यूज एजेंसी तास ने एक बयान में कहा कि असद और उनके परिवार को मानवता के आधार पर रूस में शरण दी गई है। इसके पहले फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट में दावा किया गया दमिश्क से उड़ान भरने वाला आखिरी विमान कुछ ही देर में रडार से गायब हो गया था। देखिए, अलकायदा में रहा है जुलानी और यही HTS का लीडर भी था। तो फिलहाल इनामी आतंकी भी था। तो 1982 में दमिश्क ने जन्मा अबू मोहम्मद अल जुलानी HTC का सरगना है। 2003 की बात की जाए, जुलानी अलकायदा से जुड़ा भी था। 2011 में अलकायदा छोड़कर अल नुसरा फ्रंट ग्रुप बनाया और बाद में असद को हटाने के लिए HTS बनाया गया था। 2016 में HTS बनाया गया और जो कि सीरिया में लगातार 16 से ही एक्टिव था। 2018 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर जुलानी पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। तो भारत पर इसका असर क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है जिसको आपको समझना चाहिए। 2 प्रोजेक्ट 90 भारतीय लेकिन संबंध हमारे पुराने हैं, इस तरीके से छापा गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 बार सीरिया गए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सीरिया का दौरा किया था और 2022 में जब सीरिया विदेश मंत्री आए थे तब उन्होंने कहा था कि दमिश्क से दिल्ली आने में 4 घंटे लगते हैं। इसमें आप दोनों देशों के करीबी समझ सकते हैं। हालांकि ताज़ा हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत एक पावर और एक स्टील प्लांट बनाने में भारतीय सीरिया की मदद कर रहा है। इस वक्त वहाँ पर 90 भारतीय मौजूद हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, 53 साल का ये शासन था जो कि 11 दिन में इसका तख्ता पलट कर दिया गया। बिल्कुल, इसी के साथ ही 50 साल लंबे असद परिवार के शासन का भी खात्मा हो गया है, वो खत्म हो चुका है। और इस भी देखिए, सभी जो 90 भारतीय फिलहाल सुरक्षित हैं, वहाँ पे दूतावास भी अभी भी है
और इसके अलावा ये कि भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकायदा विद्रोही की तरफ से कहा गया जो सुलूक असद परिवार ने किया वो सुलूक हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। चाहे किसी भी समुदाय के, मुस्लिम में भी जिस भी कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं वो सभी सुरक्षित हैं, हम सभी के साथ समान बर्ताव जो है वो करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। गुकेश ने जगाई है आशा, क्रिकेट में घंघोर निराशा। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने लगातार 8 ड्रॉ खेलने के बाद बढ़त हासिल कर ली है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि उनका जो लक्ष्य है इतिहास में सबसे कम उम्र का क्लासिकल शतरंज चैंपियन बनना है, ऐसे में वो इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं और इस मुकाबले की सबसे रोमांचक यानी कि इंटरेस्टिंग बाजियों में से हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक ही चाल पर लगभग 1 घंटा बिताया। मुकेश ने चैंपियंस डिंग लिरेल को हराया और मुकाबले का स्कोर 6-5 कर दिया। अभी भी 3 गेम बचे हुए हैं। वहीं अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो एक दिन में सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही भारतीय टीम को 3 मैचों में हार झेलनी पड़ी है। इस दौरान एक मुकाबला तो ऐसा भी रहा जिसे हारते ही भारतीय टीम एक बड़े खिताब जीतने से चूक गई। आपको बता दें इन 3 हार में से एक भारतीय सीनियर टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में मिली है। देखिए, एक गेम ने आपको किस तरीके से खुश कर दिया था, एक गेम ने आपको किस तरीके से दुखी कर दिया। हम यदि क्रिकेट के लिहाज से देखें, अब उतना बेहतर प्रदर्शन जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी उतना बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और ये बेहद दुखद रहा। ये देखिए चेस चैंपियनशिप की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ और किस तरह से छपा है। 11वें राउंड के बाद गुकेश 6-5 से आगे हैं, लगातार 7 ड्रॉ के बाद जीते। तो भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश और वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। संडे को हुए 11वें गेम में गत चैंपियन डिंग रेलेल को हराकर गुकेश ने उन पर 6-5 की बढ़त बना ली। 14 राउंड के क्लासिकल फॉर्मेट में अब केवल 3 गेम बाकी हैं, जिसका अर्थ है कि गुकेश का खिताबी दावा जो है वो मजबूत हो गया है। दोनों के बीच पिछले 7 गेम जो है ड्रॉ रहे थे। टूर्नामेंट की शुरुआत में डिंग ने पहला गेम जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन गुकेश ने लगातार तीसरा गेम जीतकर स्कोर बराबर कर दिया। अब तक कुल 8 ड्रॉ हो चुके हैं। देखिए, एक खबर तो आपको मोनिका ने बताई ही दी गुकेश की, और देखिए अब हम बताते हैं गुलाबी गेंद। गुलाबी गेंद के हमेशा फेर में भारतीय टीम फंस जाती है। उस बार भी अमूमन यही हमने देखा इस टेस्ट सीरीज में। फिलहाल गुलाबी गेंद के टेस्ट में फेल रही रोहित की टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों से 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 के बराबरी पर 1031 गेंद में खत्म हो गया टेस्ट। भारतीय धुरंधर खेल पाए सिर्फ 81 ओवर्स। तो फिलहाल आपको बता दें रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद के टेस्ट में बुरी तरीके से फेल हो गई। देखिए, हम यही कयास लगाए थे इससे पहले जब टीम इंडिया जीती थी, तो ये कहा गया था कि अब जो अपकमिंग मैच होगा वो गुलाबी गेंद से होगा। अब गुलाबी गेंद में टीम का जो इतिहास है वो इतना खास नहीं रहा, फिर भी कोशिश यही थी कि ऑस्ट्रेलिया की पिच पे हम कुछ कमाल करके दिखाएं, लेकिन ये बहुत निराशाजनक रहा। बहरहाल आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई पेस बैटरी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और स्टॉक बॉलैंड के आगे ऐसे ढेर हुए मत सभा 2 दिन के तहत 1031 गेंद में 10 विकेट से बुरी तरीके से लगातार अपना टेस्ट गंवा बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ ही वापसी की पर्थ टेस्ट हारने के बाद। देखिए, पर्थ टेस्ट का जिक्र इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि टीम इंडिया पहली मरतबा पर्थ में अपनी पहचान बनाई थी, पहली बार टीम इंडिया पर्थ में जीती थी। और इसके बाद से कहा गया था कि आगामी जो मैच होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और भारतीय टीम जो गुलाबी मैच में हमेशा से एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। बहरहाल आपको बता दें कि अब नज़र आने वाले मैचेस में भी होगी, नज़र होगी चैंपियंस ट्रॉफी पर भी। तो फिलहाल देखना होगा कि टीम अपने आप में किस तरीके से और सुधार लाती है और दिक्कतें दूर हो पाएंगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लैट में लखनऊ के शांतनु ने क्या कुछ किया है वो भी आपको ज़रा विस्तार से बताएंगे। देखिए, स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं शांतनु द्विवेदी टॉपर बने। नवभारत टाइम्स में अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। स्क्रीन पर भी आप खबर देख रहे हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट का हम जिक्र कर रहे हैं। और क्लैट 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश के एक छात्र ने क्लैट यूजी परीक्षा में 99.997% के साथ टॉप किया है, जबकि क्लैट पीजी परीक्षा में 99.993% के साथ ओडिशा की एक लड़की टॉपर बनी है। वहीं लखनऊ की रहने वाली शांतनु द्विवेदी इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के टॉपर बने हैं। उन्होंने ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल की है। वो लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उनका एडमिशन कक्षा 1 में हुआ था।
अब वो साल 2025 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। बिल्कुल, देखिए अब ये टॉपर बने हैं कैट लखनऊ के शांतनु। देखिए सभी जो टॉपर्स होते हैं उनके मन में बड़ी इच्छाएं होती हैं। देखिए हमेशा अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का वो हमेशा धन्यवाद अदा करते नजर आते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।